वेलकम स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास 12th वालों के लिए जो एग्जाम पर्पज से है, जो एमसीक्यू के रूप में होगा। अच्छा, एक बात और भी हम आपको बता दें, यह क्लास जो है डिटेल थ्योरी वाला क्लास नहीं है। हम जस्ट केवल और केवल एग्जाम पर्पज से आपको एमसीक्यूज का सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा वीडियो में तेजी से बोल दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि आप तेजी में बोल देते हैं। तो देखिए, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, यह मान करके बना रहे हैं कि आप जो है इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब हम लोग केवल और केवल रिकैप्सुलेशन कर रहे हैं कि हाँ, हम डिटेल थ्योरी बात करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए, लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल एग्जाम पर्पस से बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम थोड़ा तेजी में लेके चलते हैं। 5वां चैप्टर बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास देख चुके हैं, 3 क्लास में 3 वीडियो है। उसमें एगो में इलेक्ट्रिक चार्ज है, दूसरा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसेस लॉ है, और तीसरा में पोटेंशियल वाला चैप्टर हम जोड़ चुके हैं। अब 5वां जो चैप्टर है आपका वो है कैपेसिटेंस एंड वान डी ग्राफ जनरेटर। तो चलिए देख लेते हैं अभी तक हम लोग क्लास में क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं, उसका रिकैप्सुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए, यूनिट 1 ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर इसमें 5 है, कैपेसिटेंस एंड वान डी ग्राफ जनरेटर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, कंडक्टर को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वहां पर क्या क्या चीज होगा। तो क्या क्या चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। इंटेंसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या 0 हो जाता है, क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए 0 हो जाता है। तेजी में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, परपेंडिकुलर होता है, ये बात भी देख चुके हैं। नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो है चार्ज नहीं रहता है, 0 हो जाता है। तो चार्ज रहता है, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कहां रहेगा, सरफेस पर रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, dV/dr का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रह जाएगा। मतलब कि भी लास्ट में कांस्टेंट आ जाता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है। चार्ज पृष्ठीय आवेश वितरण जिसको कहते हैं, नेगेटिव साइड के लिए नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव साइड के लिए पॉजिटिव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, इसको स्थिर विद्युत परिरक्षण हिंदी में कहते हैं। किसी खास क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र का प्रभाव से बचाने का प्रक्रिया है यह, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। अंग्रेजी में बोल सकते हैं द मेथड्स टू प्रोटेक्टिंग एन ए सर्टेन एरिया from the effect of electric field is known as electrostatic shielding। चलिए तेजी में बोल लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखिए, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस जो होता है ना, बेसिकली 2 तरह का होता है। कैसा कैसा, एक होता है आपका पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स वैसे नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को कहेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। और कोइंसाइड का मतलब क्या हो, एक रेखा में नहीं होगा। यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बात करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास तो एक दूसरा से कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही रेखा में रहता है, उसको हम लोग नॉन पोलर, लोग बात कर चुके हैं हम लोग कक्षा में ना। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पोलर मॉलिक्यूल्स। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख लीजिए, पोलर मॉलिक्यूल्स में खुद का अपना डायपोल मोमेंट रहता है पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में भी, लेकिन टोटल डायपोल मोमेंट क्या कर लेता है, वो 0 कर लेता है। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो सारा डायपोल मॉलिक्यूल्स जो है एक रेखा में अलाइन हो जाता है और डायपोल मोमेंट ऐड हो जाता है। यह बात देख चुके। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इनिशियली डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट रहता है, मतलब -0 हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ई नॉन पोलर बात जो है ना, कुछ देर के लिए पोलर बन जाता है ना। पोलर कब तक बन जाता है, तो जब तक ओरा में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तब तक वो पोलर बन रहता है, और जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दीजिएगा तो वैसे ही वो फिर अपना वेशभूषा में चलाता है। मतलब इसका स्थिति कुतबा का पूछ वाला हो जाता है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या था, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या चीज है, एगो कांस्टेंट है। देखिए, जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आ जाता है पोलराइजेशन के बाद, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट ई हो जाता है। तो इस रिलेशनशिप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं, हमको पता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको अल्फा कहते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, है ना। हिंदी में इसको ध्रुवता कहते हैं। और इसका SI मात्रक यदि आप निकालना जाइएगा तो निकल जाएगा मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम के जैसा निकल जाता है, आयतन के जैसा मीटर क्यूब निकल जाता है इसका SI मात्रक। डाइलेक्ट्रिक्स किसको कहते हैं, देख लीजिए। डाइलेक्ट्रिक्स अभी बताए थे, फिर भी बता देते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या चीज है, तो
नॉन कंडक्टिंग, जनरली नॉन कंडक्टिंग कुचालक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। लेकिन सब कुचालक पदार्थ को नहीं बोलेंगे, वैसा कुचालक पदार्थ को डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाएगा जो कि पोलराइजेशन बिहेवियर शो करे। अब पोलराइजेशन बिहेवियर क्या होता है भाई, इसके बाद वाला टॉपिक में हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन। अब थोड़ा सा देख लीजिए, यदि मान के चलिए कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, दो प्लेट है, प्लस माइनस, इसके बीच में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E0, एक बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक लाद दीजिए, ठीक है, मान लीजिए काट ले जाते हैं सूखा लकड़ी, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो अब होता क्या है इसमें पोलराइजेशन में कि जैसे ही अब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक अंदर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वह खींचा जाता है। खींचा जाता है का मतलब क्या हुआ, इसके फेस पर आ जाता है। यहाँ आप जान लीजिए, थोड़ा तेजी में बात करता है, इधर माइनस आ जाता है और इधर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ये जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ सरफेस में आ गया दोनों, तो इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसको कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में ईपी मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, एक तो E0 का डायरेक्शन किधर से किधर, प्लस से माइनस की तरफ था, ठीक है। अब चार्ज का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ मतलब पोलराइजेशन यहां पर कहेंगे, है ना। पोलराइजेशन जो हुआ तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन की अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उल्टा डायरेक्शन में, तो इसके बीचवा में E इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि कहेंगे तो E0 माइनस क्या हो जाएगा, EP। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है भैया, कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल देते हैं तो उसके बीचा का इंटेंसिटी घट जाता है, यह बात हमको पता है। और ऐसे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू opposite faces of the dielectric when electric field is applied on it। जब एकरा में इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तब उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहेंगे, ठीक है। देखिए डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम लोग पहला चैप्टर में भी पढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली में क्या होता है, K इज इक्वल्स टू F/Fm होता है, ठीक है, ये बात की है। लेकिन यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे डिफाइंड है, K इज इक्वल्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अब बटे घटा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, घटा हुआ मतलब कि इसको पोलराइजेशन होने के बाद, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के कहते हैं। यहां से एक चीज शिक्षा मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है देख लीजिए, E0 बटे E है ना, तो के का वैल्यू हमेशा 1 से बड़े रहेगा, है ना। यहां से एक बात पता चल गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस्ड चार्ज। ये जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ ना, इसका कुछ डेंसिटी होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा पी कहते हैं, ठीक है, सिग्मा पी से डिनोट करते हैं। ये दोनों और इसका जो सिग्मा था मतलब कि चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अप्लाइड प्लेट, मतलब प्लेटवा पर जो अप्लाई कर रहा है और इसका, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भैया, मिटा के लिख देता है फट से। रिलेशन है सिग्मा P बराबर सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के, जहां के क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हो रहा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात की है पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर कैसे डिफाइंड है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो पोलराइजेशन हुआ ना वह डाइपोल, उसमें मोमेंट आ गया, ठीक है, डाइपोल बना तो डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल में मोमेंट आ गया, तो डाइपोल मोमेंट इसको छोटे बड़का P से डिनोट करते हैं, बड़का P इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है, ये डाइपोल पोलराइजेशन वेक्टर, है ना। चलिए और देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल, यह बात हम लोग देख चुके हैं क्लास में भी, मतलब इसका यदि मैग्नीट्यूड का बात करेंगे P इज इक्वल्स टू सिग्मा P हो जाता है। P क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर है, और सिग्मा P क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इसको बोलेंगे, है ना, ये बात भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, देखिए मोस्ट ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन नॉट E का, ठीक है। यहाँ जब यहाँ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, अब इसमें से यदि कांस्टेंट आप हटाइएगा, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक कांस्टेंट, ये काय है और यहाँ ई है, इलेक्ट्रिक है इसलिए काय ई लिखते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा। तो यहाँ काय ई को ही क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। ये काय ई जो है यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, निकाल के देखिएगा तो हम लोग बात किए हुए हैं इसके बारे में। उसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काय और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसको काय ई कहते हैं, काय एक्स के जैसा लिखा जाता है, एक्स है नहीं, के है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या होता है, कोई भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसके काय ई से 1 ज्यादा होता है, मतलब के बराबर काय ई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग खाली बस देख रहे हैं फार्मूला की क्या क्या चीज है इसमें। उसके बाद देखिए क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता क्या चीज है, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एक प्रक्रिया है जब आप कोई मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किए, ठीक है। मान के चलिए आप हैं, ठीक है, आपको आज हम 5 बात बोल दिए सुन लिए, कल 5 बात बोल दिए सुन लिए, एगो सीमा
होगा ना कि कितना दिन तक सुन सकते हैं। यदि चौथा पांचवा दिन बोल दिए तो फिर आप हम पास वे नहीं कीजिएगा, ऐसा है ना। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक ससेप्टिव कहाँ गया भैया, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई कर देते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स पर, मतलब डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स पर, तो वह आयंस में टूट जाता है, तो वह प्रक्रिया इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है ना। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही क्या होगा, डायमेंशन यूनिट सब चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का कोई मॉलिक्यूल्स पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप अंग्रेजी में डिफाइन कर देंगे कैसे रे भैया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ए मॉलिक्यूल विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बीच में डी है, इसको डी कहते हैं। डी बराबर होता है पोलराइजेशन वेक्टर और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन 0 इसके साथ में कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके बारे में हम लोग बात किया। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है, तो अब देख लीजिए, इधर लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप कह सकते हैं भी, मतलब कोई भी कंडक्टर आप ले लीजिए, उसमें जितना चार्ज देते चले जाइएगा उसका पोटेंशियल उतना बढ़ते चला जाएगा। इस रिलेशन में जब कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे C आता है, तो यहाँ C को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं ना। Q इक्वल्स टू CV, C इक्वल्स टू Q बाय V हो जाता है। ये बात कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। अब देखिए उसके बाद क्या चीज है भाई, टाइप्स ऑफ नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल एज द चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। बहुत छोटा सा जगह में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करके रख सकता है ना। पंखा में देखते हैं ना कैपेसिटर लगा हुआ होता है, वो कैपेसिटर हम लोग बात किए हुए इसके विषय में क्लास में। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बहुत तरह का होता है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर यदि बात कर लेना तो कैपेसिटर का टाइप दो तरीका से दिया जा सकता है। एक तो पहला कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ओकरा में यूज हुआ है ओकर आधार पर उसका नामकरण कर सकते हैं, या नहीं तो आप उसका शेप के आधार पर, जैसे पैरेलल प्लेट हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, ये सब भी नाम कर सकते हैं। बात किए हुए हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इसका एक्सप्रेशन होता है C इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, जहां R क्या है आपका, स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस है, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारा क्या चीज है, स्फेरिकल कैपेसिटर के जैसा ही ट्रीट किया जा सकता है, मींस की कंडक्टर के जैसा, तो उसका कैपेसिटी भी निकलता है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड, ये बात हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या क्या बात किए हुए हैं इसमें। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ये होता है 711, यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना इसी फार्मूला में रखकर, जो अभी तुरंत बताए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक है। इसमें आ जाता है 711 माइक्रोफेराड, इसका वैल्यू आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए। अर्थ का त्रिज्या आपको ले लेना है 6400 किलोमीटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक कैपेसिटर ही है, कैपेसिटर का ही टाइप है। इसमें दो गो प्लेट होता है, एगो में पॉजिटिव चार्ज और एगो में नेगेटिव, इक्वल एट कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर दोनों में बराबर होता है चार्जेस, मतलब प्लस माइनस में मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका एक्सप्रेशन होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बटे D। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वह डिपेंड करता है उसका क्षेत्र, प्लेट का क्षेत्रफल पर, और D वो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर। उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक को यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख देंगे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, इसका एक्सप्रेशन हम लोग बात किए हुए क्लास में। क्या होता है, C इज इक्वल्स टू C0 बटे 1 माइनस T बटे D प्लस T बटे D के, जहां क्या क्या कौन सी हो गया भैया। तो देख लीजिए C जो है कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और C0 क्या है, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब एयर बिटवीन द प्लेट कह सकते हैं। टी क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक थिक जो डाले हैं ना उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उसका थिकनेस है टी, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। और डी क्या है, पहले से जितना दूरी मौजूद है, ये बात की है। और के क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक डाले हैं उसमें उसका कांस्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूला सब याद रखना है आपको सब चीज। अब देखिए उसके बाद क्या चीज है भाई, इफेक्ट ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर भी कैपेसिटर ही होता है, इसका कैपेसिटेंस आपको याद रखना है। क्या हो जाता है भैया, हम लोग पढ़े हुए हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A इनटू B माइनस A हो जाता है। जहां क्या क्या कौन सी A B कौन चीज हुआ, स्फेरिकल का मतलब क्या चीज, अंदर में एगो पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट रहेगा और बाहर में एगो पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट रहेगा, ठीक है। तो बाहर वाला रेडियस हो गया, अंदर वाला रेडियस A हो गया, और ये वाला रेडियस B हो गया। तो A और B यहाँ पे ही हो गया, बाद में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू होवे करता है, ठीक है। ये बात समझ में आता है। उसके बाद देखिए
स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी इसी तरह से होता है, ठीक है, इस तरह का कैपेसिटर होता है। इसका कैपेसिटेंस आपको याद रखना है इस तरह से, एक तो प्लेट पर नेगेटिव चार्ज और एक तो प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा रख सकते हैं आप। तो अब देखिए सिलेंड्रिकल, इसका भी कैपेसिटेंस का फार्मूला C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L अब बटे 2.303 लॉग बेस 10 B बटे A हो जाता है, जहां B क्या है, ये वही ये A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया, ठीक है, बाहर वाला त्रिज्या ठो और ये अंदर वाला त्रिज्या, बाद बाकी L क्या है, इसका लंबाई है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखे हुए हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग प्लेट। अभी देखिए नॉन कंडक्टिंग प्लेट का बारे में एक्सप्रेशन देख लिए। कंडक्टिंग प्लेट का एक्सप्रेशन हो जाता है C बराबर C0 बटे 1 माइनस T बटे D। उसमें नॉन कंडक्टिंग में खाली एक चीज जुड़ल था, T बटे D के, एक मिटा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कंडक्टिंग प्लेट का मतलब आपका एक्सप्रेशन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो गया भैया, ई ब्रेक बटे भी ब्रेक, जिसको कहते हैं VD भी, यहां पर यदि आप बात कर सकते हैं ई भी इक्वल्स टू DV बटे DR हम लोग पढ़े हुए हैं ना, तो इसी में आपका ई इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पर, तो ये यदि ई ब्रेक यदि ब्रेक डाउन होता है तब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, ई ब्रेक इज इक्वल्स टू भी ब्रेक अब बटे डिस्टेंस जो भी है R हो जाता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, पीछे भी था शायद। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या चीज है भैया सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन? सीरीज में यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितना वो कैपेसिटर है डॉट 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 डॉट, है ना। और पैरेलल में यदि निकालते हैं तो C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 जो है वो है उतना वो। तो ये एक बात ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टेंस जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे ना, ठीक उल्टा है। पैरेलल में ऐसा पढ़े थे रेसिस्टेंस में, लेकिन कैपेसिटर में ऐसा होता है, और सीरीज में ऐसा पढ़े थे, इसमें ऐसा होता है, तो दोनों उल्टा है, तो ध्यान दीजिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द, इसका भी एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ इंटू Q स्क्वायर बाय C हो जाता है, या हाफ Q भी होता है। यदि एक के बाद निकालिएगा तो आ जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इनसे देखिए जितना यदि मान के चलिए 5 गो कैपेसिटर आप है, 5 गो या n गो समझ लीजिए, तो जितना इस सीरीज में भी और पैरेलल में सबका बराबर होता है। हम लोग पढ़े हुए U3, ये U1 U2 U3 U4 इस तरह से आपको डॉट 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 करके है, मतलब टोटल एनर्जी जो होगा कॉम्बिनेशन का सभी के द्वारा एनर्जी स्टोर्ड का बराबर होगा, योग होगा, ठीक है। इनफैक्ट उसमें भी यही सेम बात हो जाता है। ये बात हम लोग बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज द क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका एक्सप्रेशन हम लोग बात किए हुए हैं, UE इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। चलिए उसके बाद क्या है, कॉमन पोटेंशियल। देखिए क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, जब दो कैपेसिटर है आपके पास अलग अलग, ठीक, एगो भी कोई अलग पोटेंशियल पर चार्ज किया और एगो अलग पोटेंशियल, दोनों को अलग अलग पोटेंशियल पर चार्ज किए, मतलब कि अब उसको क्या किए, जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़ दिए, तो होता क्या है भी दोनों जो है एक कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेता है। उसका एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं, C इक्वल्स टू क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये एक्सप्रेशन है कॉमन, सॉरी C नहीं, V इक्वल्स टू ये कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाता है। खैर चलिए देखिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं, सब तो बात किए हुए ही हैं क्लास में। एनर्जी लॉसेस इन द कैपेसिटर ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेज, मतलब जब देखिए ये दोनों कैपेसिटर को जोड़ दीजिएगा ना, तो क्या करता है कि चार्जेज एक दूसरा में आदान प्रदान करने लगता है, तो वहां पर क्या है, हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस कर जाता है, तो वो लॉस के अंतर्गत आ जाता है, शेयर चार्जिंग शेयर जो होगा उस लॉस के अंतर्गत। ये बात भी किए हुए हैं हम लोग, इसमें भी एक्सप्रेशन है। वान डी ग्राफ जनरेटर, 1931 में एगो साइंटिस्ट था, वान डी ग्राफ रॉबर्ट RJ वान डी ग्राफ, और उन्होंने एक जनरेटर बनाया जो कि मिलियंस ऑफ वोल्ट स्थिर विद्युत उत्पन्न कर रहा था, जिसको कि हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है, बहुत ज्यादा वोल्टता उत्पन्न करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर अब देख लीजिए, यहां तक ही हमको लगता है कि पढ़े हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक यही था। अब देख लेते हैं फटाफट MCQ क्वेश्चन जो कि हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फेराड होता है, ठीक है, फेराड। SI यूनिट कैप C इक्वल्स टू Q बाय V होता है ना, तो Q बाय V मतलब 1 कूलाम पर वोल्ट को कहा जाता है फेराड, ठीक है, फेराड नाम है, तो एक का C नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर है, इफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए भी वोल्टेज सोर्स देन द टोटल, देखिए टोटल एनर्जी अभी तुरंत बात की है कि कोई भी सोर्स से आप टोटल एनर्जी, इफ ए नंबर ऑफ, नंबर मतलब कि नंबर नहीं दिया है, इफ ए नंबर ऑफ, नंबर नहीं दिया है,
कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू वी वोल्ट सोर्स, तो टोटल एनर्जी, तो नंबर है तो U1 प्लस U2 प्लस U3 सबका जुट जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हाफ CV नहीं होगा, CV स्क्वायर भी नहीं होगा, हाफ NCV स्क्वायर ये होगा, ठीक है, लेकिन इसको भी देखना चाहिए 1/n, मतलब कि इस क्वेश्चन में अधूरा कर दिया n, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। काहे भैया, देख लीजिए हाफ CV स्क्वायर एक्सप्रेशन होता है एगो कैपेसिटर में, सबका जुटल है इसलिए n से गुना कर देंगे, जोड़ देंगे तो n हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर 2 का C नंबर हो जाएगा, ठीक है, NCV स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या कहता है, इन ए चार्ज कैपेसिटर चार्ज हुआ, द एनर्जी रिसाइड्स, देखिए ऑन द पॉजिटिव, कोई भी प्लेटवा में तो नहीं होता है, चाहे निगेटिव प्लेट में नहीं पॉजिटिव प्लेट में, एनर्जी जो स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है, देख लेते हैं ऑन द पॉजिटिव प्लेट नहीं, ऑन द बोथ पॉजिटिव नहीं, ये प्लेटवा में तो होबे नहीं करेगा, इन द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स अराउंड द एज ऑफ द कैपेसिटर, हाँ ये सही उत्तर हो जाएगा, 3 का C नंबर। ऑन द नेगेटिव नहीं, प्लेट पर तो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा नंबर बात करते हैं, मतलब तीसरा का C नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर बात कर लेते हैं, SI यूनिट ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, तो ये तो अभी बताए मीटर क्यूब, कैसे होता है थोड़ा देख भी लीजिए कैसे। तो देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट E होता है, तो हमने क्या कहा कि P इक्वल्स टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाता, E स्क्वायर में E हो जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा P बटे एप्सिलॉन नॉट E, सबका यूनिट लिख दीजिए। P का मतलब होता है डायपोल मोमेंट, कूलाम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा रे भाई, तो हो जाता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलाम। देखिए कट जाएगा, क्या क्या कटेगा, एगो कूलाम एगो एकरा से कट गया, ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में, ये कट गया, न्यूटन प्लस में माइनस में कट गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, मैंने ये माइनस में ऊपर चल जाएगा प्लस क्यूब हो जाएगा मीटर क्यूब। 4 का C नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, पांचवा नंबर क्या हो जाता है, SI यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में क्या पढ़े, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो डायपोल मोमेंट का SI यूनिट कूलाम मीटर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये एगो कट गया तो क्या बच गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर यही बताया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर, पावर ऊपर उठा दिए तो 5 का 5 B नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं फटाक से, छठा नंबर में है, इफ द रेडियस ऑफ द सब बबल डबल्स इट्स कैपेसिटी, देखिए सिंपल सा बात है, डबल हो जाएगा, चाहे चौवल होगा, मतलब V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R होता है, मतलब जैसे जैसे आप R बढ़ाते हैं, द रेडियस ऑफ द R बढ़ा दीजिएगा, तो मतलब यहाँ पे V बढ़ने से कैपेसिटेंस C, मतलब जैसे जैसे Q बढ़ाते चले जाइएगा, तो ऐसे भी सिंपली आप सोच सकते हैं C इक्वल्स टू Q/V हो जाता है, तो यहाँ पे जितना गुना ज्यादा होगा उतना डबल हो जाएगा, 6 का A नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, सातवां नंबर है नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, किस पर किधर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, हाँ होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बटे D, तो D तो नहीं, इफ नॉट अफेक्ट, तो मटेरियल ऑफ द प्लेट्स ये नहीं करता है, एरिया ऑफ द प्लेट करता है, कर्वेचर ऑफ द प्लेट तो कर्वे करता है, ठीक है, स्फेरिकल का अलग हो जाता है, सिलेंड्रिकल का अलग हो जाता है, पैरेलल, ये B नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 7 का B नंबर, ठीक है, मतलब ये करेगा, ये भी करेगा और कर्वेचर भी करता है, तो नहीं करता है क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसलिए 7 का B नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू, आइसोलेटेड कंडक्ट बहुत आसान है भाई, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाता है, तो ये कांस्टेंट है तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब साफ हो गया कि जितना बड़का त्रिज्या होगा गोल वाला वस्तु में, उसका कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, मतलब 8 का D नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 9 नंबर क्या है भैया, 9 नंबर है, द डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा सीरीज में लगा दिया गया है, ठीक है, तो मतलब 1/C सीरीज में हो जाता है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, दे विल हैव इक्वल चार्जेस, दे विल हैव सेम पोटेंशियल,
दे विल हैव अच्छा चार्ज और पोटेंशियल, देखिए इसका कोई जरूरत ही नहीं। जब कोई कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो चार्ज उसमें एक रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दे विल हैव, और पैरेलल में जब लगाते हैं तो क्या हो जाता है, चार्ज अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, उसका उल्टा। तो दे विल हैव द इक्वल चार्जेस, 9 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा इसमें, यदि पूछता पोटेंशियल डिफरेंस तो वो अलग अलग हो जाता, नन ऑफ द। 9 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर देख लेते हैं। इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मींस, मतलब कोई कैपेसिटर पर चार्ज आप बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस निर्भर नहीं करता है ना चार्ज पे, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, तो चार्ज पे तो निर्भर नहीं कर रहा है। अभी इंक्रीजिंग पोटेंशियल, और पोटेंशियल जब आप इंक्रीज कीजिएगा तब जाकर के आप ये बढ़ेगा। इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये हो जाएगा सही उत्तर। डिक्रीजिंग कैपेसिटेंस, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 10 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। व्हेन कंडक्टर इज हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज, कंडक्टर को हेल्ड, मतलब जब एक चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो होता है, इसका जीरो हो जाएगा, डी नंबर सही उत्तर। अब फर्स्ट में कैसे जीरो हो जाता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आरोपित विद्युत क्षेत्र और प्रेरित विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए जीरो हो जाता है। ये बात पहले भी कर चुका है। 11 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर देख लेते हैं। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डबल इफ कैपेसिटी बिकम्स के टाइम्स वेयर, चार्ज को देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ने से इसका, इफ कैपेसिटी बिकम्स के टाइम्स, मतलब वेयर चार्ज बढ़ने से कैपेसिटी नहीं बढ़ता है, तो देख लीजिए C इज इक्वल्स टू क्यू बाय भी हो जाता है, ठीक है। पहला मान के चलिए, अभी यहां पर कैपेसिटेंस यह है, इफ कैपेसिटी बिकम्स के टाइम्स, तो मतलब क्या चीज, तो मतलब यह हुआ कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ना वह नहीं बढ़ रहा है, Q बटे 2 भी हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर K का 12 का के बराबर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको आपको फंसाने के लिए दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर 13 नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर, व्हेन द एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय मीका ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शो इट्स कैपेसिटी। देखिए एक चीज अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डाइलेक्ट्रिक C इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, C0 बटे C, नहीं C बटे C0, जहां C क्या है, बढ़ा हुआ कैपेसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है और कैपेसिटर है, और C0 क्या चीज है आपका, ओरिजिनल, मतलब जब हवा में रहता है। तो मीका से 6 से रिप्लेस कर दिया, C बटे C0, मतलब 6 गुना हो जाएगा। पहले तो ये था कैपेसिटी, ठीक है, बाद में कितना हो गया 6C0, मतलब 6 गुना हो जाएगा, 6 वाला रिमेन्स ऑफ अनअफेक्टेड 6 गुना। 13 का C नंबर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे होते हैं ना कैपेसिटी, वह बात कर रहे होते हैं एयर का। यदि कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं दिया हुआ है तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एयर समझ लेते हैं। चलो 13 का C नंबर सही उत्तर हो गया। 14 नंबर है, When a number of capacitors are connected in parallel between 2 points, अच्छा 2 पॉइंट के बीच में पैरेलल में है, then equivalent capacitances, पैरेलल में क्या हो जाता है, अच्छा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्या इंक्रीज, पहला नंबर इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज रिमेन्स नन ऑफ दिस, नहीं। 14 का ए नंबर सही उत्तर, बहुत आसान सा बात है क्योंकि जुट रहा है। 15 नंबर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ 711 माइक्रोफेराड, हमको याद है कैसे होता है, थोड़ा यो देख लीजिए फट से। C इज इक्वल्स टू यहाँ फार्मूला लगेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। यह काहे हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बात पढ़े हुए हैं। तो इसको जब इस नीचे कर देंगे, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो नीचे आ जाएगा, है ना, इंटू रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो कितना हो गया 1/9 गुना 10 पे पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 पे पावर 3 और उधर 1000 10 पे पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फट से उड़ा दीजिए, कितना हो गया 10 इज इक्वल्स टू 64/9 और यहाँ हो गया 9 1 10, ऊपर चला जाएगा तो 10 पे पावर 6 और गुना 10 पे पावर -10, मतलब ऊपर चल गया, तो 64 में 9 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 64 भागा 9, 9 7 63, एक आ गया, पॉइंट दे दीजिए, 0 दे दीजिए, 1 बच गया, कितना भैया
9 1 मतलब 7.1111 आते चल जाएगा, 7.11 कर लेते हैं खाली, इंटू 10 पे पावर माइनस कितना हो गया 4, ठीक है, और इतना हो गया। तो अब क्या, इसको उड़ा दीजिए, 100 हो गया, इसको भी ऊपर चढ़ा दीजिए तो 711 गुना 10 पे पावर माइनस 6 हो गया। ये कुलाम में निकल रखा है, इसको मीटर में चेंज कर दिए, तो यह इसको हटा दीजिएगा तो माइक्रो हो जाएगा, 711 माइक्रो कुलाम हो जाता, सॉरी माइक्रो कुलाम नहीं, फेराड में निकलेगा, चूंकि कैपेसिटी है ना भाई। देखिए थोड़ा तेजी में हम चल रहे हैं, लेकिन गलती नहीं करना है आपको, माइक्रो फेराड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, कितना नंबर हो जाएगा, 16 नंबर। 16 नंबर क्या चीज है, द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक, तो हम तभी भी बात किए K इज इक्वल्स टू काय ई से एक ज्यादा होता है, तो K बराबर काय ई प्लस 1, K बराबर काय ई प्लस 1, 16 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है, when two capacitors charged to different potentials are connected by a conducting wire, what is not true। अच्छा, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो क्या सही नहीं है, तो बहुत सारा चीज हम लोग, एनर्जी लॉस होगा वहां पे, चार्ज लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू द चार्ज गेन, हाँ होता है, मतलब जितना एक वो लॉस किया वो दूसरा गेन कर लेता है, ठीक है, ये सही बात है। पोटेंशियल लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल लॉस गेन नहीं होता है। सम एनर्जी इज लॉस्ट, हाँ एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये होगा, कभी कभी साउंड एनर्जी में भी व्यतीत हो जाता है, खपत हो जाता है। बोथ ऑफ द कैपेसिटर एक्वायर्ड, हाँ कॉमन पॉइंट, मतलब गलत कौन सा है ये, तो क्वेश्चन के अनुसार ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, 17 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, काय कह रहा है नहीं सही है, तो बाद बाकी तीनों सही है। चलिए 18 नंबर बात कर लेते हैं, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफेराड। अच्छा, फॉर्म ए बिग ड्रॉप, ड्रॉप का इस यदि बात करते हैं ना, तो चूंकि त्रिज्या पर निर्भर करता है, इसलिए वॉल्यूम देख लीजिए, 64 को आइडेंटिटी मान लेते हैं, एगो छोटका ड्रॉप है और एगो बड़का ड्रॉप है, इसका वॉल्यूम, इसका रेडियस आप मान लीजिए r है और इसका रेडियस कितना है, छोटका r है, ठीक है। तो पहले अब देखिए इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, 4/3 पाई बड़का r क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r छोटका r क्यूब, कब बराबर होगा, गुना 64 होगा तब, 4/3 ये कट गया, इसका रेडियस अब निकाल लीजिए, r बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्यूब है तो उधर क्यूबिक रूट 4 निकल जाएगा और ये r हो जाएगा, मतलब कि बड़का जो गोलबा बनाएगा 64 को बूंदा मिल करके, उसका त्रिज्या का कितना गुना बड़ा हो जाएगा भैया, 4 गुना बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए एगो का कैपेसिटी 5 है तो 5 गुना, रेडियस मतलब प्रोपोर्शनल हो गया 4 गुना, तो सिंपल सा बात है, 5 गुने कितना हो गया, 4 मतलब 20 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। तो मतलब व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, 20, 4 गुना, तो 18 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है, अच्छा ये बहुत आसान सा बात है, देखिए दिख रहा है आपको 3 माइक्रोफेराड है ना यहाँ पर, और ये 2 माइक्रोफेराड है, ठीक है, और ये कितना है 4 माइक्रोफेराड ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपका ए है। तो ये दोनों देखिए, 3 और 2 ये क्या चीज में है भैया, फट से देखिए पैरेलल में है, तो पैरेलल में जुट जाएगा ना, ई दोनों का इक्विवेलेंट निकालिएगा 5 माइक्रोफेराड और इसका निकालिएगा 4 माइक्रोफेराड, तो ई दोनों अब सीरीज में आ गया। तो सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, मतलब 1/c इक्वल्स टू 1/c1 कितना हो गया 5 माइक्रोफेराडे में है, इसलिए चेंज करने का जरूरत नहीं है, प्लस कितना हो गया 1/4 1/c बराबर 5 4 20 ले लीजिए, और यहाँ पे 5 और प्लस यहाँ 4 9 कर दिए, 1/c इक्वल्स टू कितना हो गया 5 4 9/20, मतलब C बराबर हो गया 20/9 माइक्रोफेराड, क्योंकि भी माइक्रोफेराड वो भी माइक्रोफेराड में है ना। 19 का कितना हो गया 20/9, तो 20/9 मतलब आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मतलब 20 का ये नंबर, सॉरी 19 का 20/9 जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 20 नंबर कहता है द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ये तो बात करबे किए थे अभी तुरंत, C = 4πε0 होता है इंटू R, इसमें अर्थ का कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं हम लोग, किसी भी ग्रह का निकाल सकते हैं। 20 नंबर, 20 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर देख लेते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट है, व्हेन एयर बिटवीन द प्लेट्स इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन द टू प्लेट्स, एयर को हटा करके बिटवीन द प्लेट्स इज रिप्लेस विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक, घटता है पोलराइजेशन, अभी हम बताए थे, शुरू में ही बताए हैं। E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E0 माइनस EP हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट पोलराइजेशन के क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछ दिया है। 21 का A नंबर सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा पढ़ के समझ के बुझ के आंसर करना है, ठीक है। इसलिए देखिए हिंदी में भी पढ़िए, एक समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच की हवा को पराविद्युत पदार्थ द्वारा बना उसमें डाल दिया जाता है तो पराविद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 22 नंबर देख लेते हैं। फॉर कैपेसिटर इन सीरीज टोटल कैपेसिटी, सीरीज में क्या हो जाता है, बहुत आसान है ना, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो 22 का A नंबर सही उत्तर हो जाएगा। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है ना, रेसिस्टेंस का कंबाइन करते थे तो ये पैरेलल में आता था, इसमें ये क्या चीज में आता है, सीरीज में आता है। 22 का A नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर देख लेते हैं। फॉर कैपेसिटेंस इन पैरेलल टोटल कैपेसिटी, तो पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्टली जुट जाएगा ना, तो C बराबर देखिए आंख कान बंद करके, नहीं पैरेलल में, हाँ ये फॉर कैपेसिटेंस इन पैरेलल टोटल कैपेसिटी, हाँ ये एकदम C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर हो जाता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज डबल, अच्छा प्लेटवा के बीच का, तो देखिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D, पहले था कैपेसिटी, ठीक है, अभी डबल कर दिया गया, बाद का कैपेसिटी मान लेते हैं C डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बटे 2D हो जाएगा। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, C डैश बटे C कर लीजिए, C डैश बटे C बराबर हो जाएगा क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट A बटे क्या चीज, D 2D अब बटे कितना भैया, तो एप्सिलॉन नॉट A अब बटे कितना D, तो एप्सिलॉन नॉट A कट गया, D कट गया, तो C डैश बटे C बराबर 1/2 आधा निकल गया, मतलब C डैश बराबर 1/2C। ई कब का था, ई बाद का था, ई कब का था, पहले को बाद से अधिया गया ई, ठीक है, पहले को बाद से अधिया गया, मतलब डिक्रीजेज 2 टाइम्स। 24 का B नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 25 नंबर फटाक से। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटर बढ़ता है कैसे, एक्सप्रेशन भी हम लोग देख चुके हैं पहले, C बराबर C0 बटे 1 माइनस T बटे D प्लस T बटे D के। यदि आप देख लीजिए एक एक्सप्रेशन आगे बढ़ाइएगा तो यह क्या होता है, C बराबर C0 1 माइनस T बटे D कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 1/K हो जाएगा। एक में घट रहा है, एक से नीचे है, कम है, तो चिल्ला के बता रहा है क्या हो जाएगा, C का वैल्यू C से बड़ा है, C का वैल्यू C से बड़ा है, चिल्ला रहा है ना, आप सुनिएगा तो पता चल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिमेंस सेम डिक्रीजेज इंक्रीजेज, 25 का D नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, 26 नंबर क्या हो जाएगा, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड, C1 और C2 मतलब दो को कैपेसिटर है, C1 और ये हो गया C2 आर कनेक्टेड इन क्या चीज है रे भैया, पैरेलल में है, तो पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है। Q टू द एगो का कैपेसिटेंस C1 है और C2, इसमें चार्ज दे दिया गया, Q इज गिवन टू द असेंबली, मतलब इसमें सिस्टम में जोड़ दे दिया गया, तो चार्ज क्या होगा, मतलब शेयर हो जाएगा, है ना, द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड C2। देखिए जब जोड़ देंगे ना तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप C1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 बटे V हो जाएगा, मतलब कॉमन पोटेंशियल भी हो जाता है, C1 बटे, और यहाँ क्या हो जाएगा भैया, C2 बराबर Q2 बटे V हो गया। तो यहाँ से इससे निकाल लीजिए V बराबर Q1 बटे C1, और इससे भी निकाल लीजिए क्या भाई, V बराबर Q2 बट्टे C2 निकल जाएगा, ये दोनों को बराबर कर दीजिए, मतलब ये भी है ये भी है, तो Q1 बट्टे C1 इज इक्वल्स टू Q2 बट्टे C2। तो कौन सी करा, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज मतलब Q1 बट्टे Q2 बराबर C1 बट्टे C2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 बट्टे, इसका आंसर हो जाएगा C1 बट्टे पहला, 26 का A नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, 27 नंबर बात कर लेते हैं। 27 क्या कह रहा है, ए 900 पिकोफैराड कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज टू 100 वोल्ट, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ CV² हो जाता है, ये फॉर्मूला एनर्जी का। तो हाफ गुना C कैपेसिटेंस
दिया हुआ है 900, अब पिको फेराड है तो इसको बदल देंगे 10 पे पावर माइनस 12 होता है, ठीक है। और वोल्टेज का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100, एसआई में सब बदल गया। अब इसको आप आसानी से निकाल दीजिए, इसको कटा दीजिए ना सर, है 400 हो गया, ठीक है। इसको यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा 4.50 गुना 10 पे पावर 2 हो गया, ठीक है, और गुना 10 पे पावर माइनस 12 गुना 10 पे पावर 4 हो गया। तो कितना हुआ रे भाई, 2 2 4, 4 2 6, 4.50 और गुना 10 पे पावर कितना, यहाँ घट गया 10 पे पावर माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 12 है, ठीक है। तो कितना हो गया 10 पे पावर माइनस 6, और ये एनर्जी है इसलिए यह क्या चीज में निकलेगा, जूल में निकलेगा। तो 4.50 450 मतलब 5 हो गया, गुना 10 पे पावर माइनस 6 जूल। तो 27 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 4.5। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बटे V। तो Q अभी बराबर भी निकाल दीजिए, W बटे Q होता है। तो इसको अच्छा से कर दीजिए, क्या चीज इसको आगे कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q मतलब कि Q स्क्वायर अब बटे W। तो Q मतलब AT उसका डायमेंशनल फार्मूला का होल स्क्वायर, W मतलब ML2T माइनस 2। अच्छा से सरिया के लिख दीजिए A2T2, इसको ऊपर चढ़ा दीजिए M-1 L-2 और यहाँ क्या चीज T2 हो जाएगा। अच्छा से लिख दीजिए M-1 L-2 T4 A2, यह हो जाएगा M-1 L-2 T4 A2। 28 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या है भाई, तो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोलर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इज इक्वल्स टू पोलराइजेशन वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ में E0 लगा हुआ होता है। इन तीनों के बीच में रिलेशन हम लोग एक्सप्रेशन में देख चुके हैं। तो ए नंबर डी का ए नंबर नहीं होगा, डी डी पी पी प्लस ये बी नंबर सही उत्तर, 29 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या कहता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड सेपरेशन डी केप्ट पोटेंशियल डिफरेंस बी इज गिवन बाय। कैसे दिया जाता है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कहलाता है, UE इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। तो E को यहाँ पे देखिए भी सब जगह है, तो E तो है नहीं, तो इसको चेंज कर देंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E बराबर होता है V बटे D। हम लोग पढ़े हैं E इज इक्वल्स टू V ब्रेक बटे D, मतलब डिस्टेंस उन दोनों के बीच में इज इक्वल्स टू V बाई D का होल स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बटे D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना नंबर, हाफ एप्सिलॉन, 30 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं फट से 31 नंबर। 31 नंबर क्या चीज है भाई, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का यूज क्या चीज के लिए करते हैं हम लोग, चार्ज को और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों को स्टोर करने के लिए करते हैं ना, स्टोर एनर्जी, हाँ सही बात है, स्टोर एनर्जी, सॉरी स्टोर चार्ज, ठीक है, स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। अरे ये देखिए ये दोनों सी नंबर हो जाएगा, नन ऑफ दिस, मतलब दोनों एक में है ऑप्शन, इसलिए 31 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर कहता है द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस एक्सेप्ट एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, एक से ज्यादा होता है। कैसे होता है देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 32। कैसे होता है, तो K इज इक्वल्स टू E0 अब बटे E हम लोग देखें। E0 क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमेशा बड़ा होता है। E क्या होता है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमेशा छोटा रहता है। तो ऊपरला बड़का और निचल का छोटका, तो हमेशा कैसे वैल्यू बड़ा ही होगा, है ना, इसलिए 32 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्या चीज है भाई, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। तो HCl ये तीन गो का जो देखिएगा ना, ये जो है नन पोलर मॉलिक्यूल्स है, मतलब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, सीधा सीधा रेखा में होता है, ठीक है, सीधा सीधा होता है। HCl का टेरा मतलब इलेक्ट्रॉन का सेंटर और प्रोटॉन का सेंटर नहीं होता है। तो ऐसे आप जान लीजिए, फिर ऐसे हम शुरू में बताएं वीडियो में, क्या चीज है नन पोलर मॉलिक्यूल्स और नन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता, मतलब एक रेखा नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। जिसमें एक रेखा में रहता है उसको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब विच ऑफ द ए पोलर मॉलिक्यूल्स, तो 33 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 34 नंबर क्या चीज है भैया, द कैपेसिटी ऑफ मून इज मून कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। चूंकि मून भी पृथ्वी के जैसा गोल है, तो R आपको पता होना चाहिए
त्रिज्या जो होता है ना 1727 के आसपास, मतलब 1700 मान लीजिए 1700 किलोमीटर के आसपास होता है मून का। तो इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए इस फार्मूला में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू आर का वैल्यू 1.7 गुना 10 पे पावर कितना ले लीजिए 6 हो जाएगा। इसको किलोमीटर में चेंज कर दिए, ठीक है। तो इतना इसको कटा दीजिए, फेराड में निकलेगा उत्तर 1/, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा दिए 10, ठीक है। तो यहाँ हो गया 17/9 गुना 10 पर पावर 6 बटे 10 पे पावर 10 हो गया। तो 17/9 कर लीजिए, 17/9 एक बार में 9 8 आ गया, पॉइंट दे दीजिए, 0 आ जाएगा। 9 8 72 8 मतलब 0 आते हैं, 1.88 ले लीजिए, 1.88 गुना 10 पे पावर 6 है, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में इज इक्वल्स, इसको उड़ा दीजिए 100, फिर 188 गुना 10 पे पावर -6 हो जाएगा। जब भी रहता है ना माइक्रो फेराड में रहता है, इसलिए हम इसको उड़ा दिए, है ना। 10 पे पावर -6 ये फेराड में निकला उत्तर, तो यहाँ पे माइक्रो फेराड में है, तो 188 माइक्रो फेराड हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के मुताबिक उत्तर हो जाएगा 182 माइक्रो, नहीं 188 लगभग वही है। 711 तो पृथ्वी का होता है, नहीं चलो इसी को दुगना कर देना, 34 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है या थोड़ा इधर उधर वैल्यू हो जाएगा, यदि एग्जैक्ट वैल्यू लीजिएगा तो आपको आ जाएगा उत्तर उतना ही, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 34 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 35 नंबर, 35 नंबर। 35 नंबर क्या कहता है भैया, बांडी ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड। बांडी ग्राफ जनरेटर का यूज क्या चीज, बेसिक यूज लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए करते हैं ना। तो बिल्ड अप हाई वोल्टेज, है ना, वोल्टेज, ये सही बात है। स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, नहीं स्टोर नहीं करता, या बोथ है, ये तो भी नहीं होगा। डीएक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक, नहीं इसका काम नहीं है डीएक्सेलरेशन करना। तो अब देखिए ये हो गया 35 का ए नंबर सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर, नहीं 35 गो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, ठीक है, जो कि कैपेसिटेंस थे है, जो झारखंड बोर्ड के लिए फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमको आशा करते हैं कि इस सब बात समझ में आ गया। वो नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, कोशिश करेंगे हम आपको बता दें। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक को कीजिए। चलिए देखने के लिए धन्यवाद।